हूथियों पर जो ताजा हमले किए गए हैं अमेरिका के जरिए, वो तब किए गए हैं जब हूथियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, बताया जा रहा है कि F-22 को तो मौके पे ही मार दिया था और समुद्र में फिर एक जहाज को तबाह बर्बाद कर दिया था। और इस बार अमेरिका ने अकेले हमला किया है और देश उसके साथ नहीं है। आपके पास क्या जानकारी है? के बयान की उन्होंने कहा कि कोई आम नागरिक नहीं मारा गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि आज तो सीधे एयरपोर्ट पे हमला कर दिया है। तो अब क्या आम नागरिक मारने के लिए हमला किया है? ये कहना कि ठीक है यूएनएससी से प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन यूएनएससी से प्रस्ताव पास होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमला करने की इजाजत मिल गई है। और कांग्रेस से कोई प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराया? और कांग्रेस को बार बार, अभी इसराइल को 2 बार हथियार देने के मामले में भी बाइडेन ने बाईपास कर दिया और अब यमन पे हमला करने के लिए भी बाईपास कर दिया। इसे कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस को बाईपास करते हैं, खुद भी इजराइल पहुंच जाते हैं। इनका विदेश मंत्री 4-4 बार इजराइल और आसपास के इलाके के दौरे करता है, लेकिन यूक्रेन के मामले में ऐसा नहीं करते हैं। यूक्रेन जाने में भी देरी लगाते हैं और वहां पर इनका विदेश मंत्री भी समय से नहीं जाता या बार बार चक्कर नहीं लगाता है। और अब तो ये कह रहे हैं कि हम उसकी कोई मदद नहीं करना चाहते। क्या धर्म के आधार पर भी हम इस चीज को देख सकते हैं क्या? क्योंकि 75 साल का इतिहास अगर आप गूगल करके सर्च करके देखेंगे यूएनएससी का, तो 38 बार फिलिस्तीन पर प्रस्ताव लाया गया यूएनएससी में। 36 बार, जी हां, 38 में से 36 बार अमेरिका ने उस पर वीटो कर दिया। तो धर्म के आधार पर भी देख सकते हैं क्या इस दुश्मनी को? मैं आगे ले जाना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं मैं जायनीवादी हूं। अमेरिका का जो प्रवक्ता है रोजाना जॉन कैर्बी, बैठ के वो गले में पटका इसराइल का डाल के बैठता है। अमेरिका का जो विदेश मंत्री है बार बार दौरे पे जा रहा। जितनी महत्ता, मैं फिर कह रहा हूं, दी जा रही है इसराइल को, उससे साफ नहीं लगता कि दुम बन के रह गया अमेरिका। जैसे इसराइल चाहता है वैसे हिल रहा है। अमेरिका ने जाके सीधे तौर पे कोई जंग यूक्रेन की तरफ से नहीं लड़ी, जबकि सामने इतना बड़ा देश था, रूस जैसा ताकतवर देश था। यहाँ पे यमन है, गाजा है, जो अपने आप में देश भी नहीं है, उनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, लेकिन यहाँ अमेरिका सीधे जंग में उतर चुका है। तो क्यों ना कहा जाए कि वाकई में इसराइल का दुमछल्ला ही है। मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये शांति होने ही नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं लड़ते रहो, जबकि अमेरिका यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन कह रहा है कि भैया हम पैसा दे रहे हैं, तू लड़ता रहे। धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या अमेरिका राबड़ी राठौर की भूमिका में आ गया है? जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि दुनिया में अमेरिका द्वारा 2 जगह पर जंग लड़ी जा रही है, एक गाजा में, दूसरे यूक्रेन में। यूक्रेन की जंग में अमेरिका अलग रवैया दिखा रहा है, लेकिन गाजा की जंग में तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है, उसके चलते लोग अमेरिका को इजराइल का, जी हां, अमेरिका को इजराइल का दुमछल्ला बताने लगे हैं। तो क्या है वो हालात, क्या है वो परिस्थितियां जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल का दुमछल्ला सा बन के रह गया? विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हूथियों पर, यमन पर किए गए ताजा हमलों को लेकर। और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। हूथियों पर जो ताजा हमले किए गए हैं अमेरिका के जरिए, वो तब किए गए हैं जब हूथियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, बताया जा रहा है कि F-22 को तो मौके पे ही मार दिया था और समुद्र में फिर एक जहाज को तबाह बर्बाद कर दिया था। और इस बार अमेरिका ने अकेले हमला किया है और देश उसके साथ नहीं है। आपके पास क्या जानकारी है? सबसे पहले तो हूती कमांड ने साफ कह दिया था कि जो तुमने आक्रमण किया है वह कायरतापूर्वक है और हम उसे नहीं मानते, ना ही उससे हम डरते हैं, और इसलिए हम जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे। और हूती को जब मौका मिला तो उन्होंने फिर प्राइवेट और कमर्शियल शिप्स पे वहां पे अटैक किया। हालांकि इस बार कोई खास सफलता नहीं मिली उन्हें मिली, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कह दिया है कि केवल बाकी देशों के नहीं, अमेरिकी ब्रिटिश जहाज को भी वो मारेंगे जहां जब भी जैसा मौका मिले। और इसके बाद से अमेरिका ने जो कल रात में आक्रमण किया था उसके बाद से रुका हुआ था, दोबारा उसने मिसाइल दागे हैं, कई मारे हैं, और खासकर
यमन के राजधानी पर मारा है, जिसमें उसने वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मारा है। क्यों वहां पे मारा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि उससे आवाजाही सब बंद हो जाएगी। और भी कई अन्य ठिकानों पे किया है, लेकिन इस बार किसी खास नुकसान की जानकारी नहीं है। लेकिन दोनों तरफ से मिसाइल्स के अटैक जारी है। जी। अमेरिका ये कह रहा है कि हम दो मोर्चों पे काम करना चाहते हैं। एक तो इनके पूरे रडार को सिस्टम को बर्बाद कर देना चाहते हैं। दूसरा, जो ये हमले करते हैं उन्हें रोकना चाहते हैं और इनको जो आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं। जहां तक आर्थिक मदद तोड़ने की बात है, हूतीस और उसके देश पहले ही से बहुत गरीब हैं, कुछ खास कर सकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये लोग बड़े ही कमिटेड हैं। लंबी युद्ध के बाद उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी धूल चटा दी थी। लेकिन जहां तक इनकी बात है, मैं बताऊं कि उस समय साउथ यमन, यानी जब यूएसएसआर होता था, तो इनमें कुछ न कुछ समाजवादी सत्ता थी। अभी भी हुतियों के, या आप हमास देख लें और हिजबुल्लाह देख लें, आपने कहा कि इसमें क्या कॉमन है, कुछ हो ना हो, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी उसमें सेंट्रल कमिटी या उस तरह की चीजें होती है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो यूएसएसआर में या भारत में सीपीआई में होती है, उस आधार पे इनका होता है। तो उसके कमान ने साफ कहा है कि तुम जो भी करना है कर लो, हमारे पास काफी हथियार हैं। हालांकि सोवियत एरा के भी हथियार है, कुछ उसमें मॉडर्नाइजेशन किए गए, खासकर रेडार हो जिसकी आपने चर्चा की, एयर डिफेंस हो, और सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल हो, जिससे अमेरिकी मिसाइल आ रहे हैं या हवाई जहाज आ रहे हैं, ब्रिटिश हो, जो भी उनको खतरा है। और उनके पास काफी मात्रा में, उनको अमेरिका को एक लंबा युद्ध करना पड़ेगा, इसके बावजूद कि आसपास के सारे देश, जिसमें सऊदी अरबिया, यूएई, कतर वगैरह है, वहां पे उसकी अमेरिकी अड्डा होने के बावजूद जहां से वो जासूसी कर रहे हैं, सैटेलाइट से भी कर रहे हैं। आसान नहीं है यमन के, जहां तक एंटी अमेरिकन वेपन को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, या उसके लिए एक बड़े मात्रा में एक हर्डल पैदा करने के लिए लंबा समय लगेगा, आसान नहीं है। जी। आसान नहीं है, लंबा समय लगेगा। लेकिन एक लाइन में पढ़ रहा था बाइडेन के बयान की, उन्होंने कहा कि कोई आम नागरिक नहीं मारा गया। लेकिन आप बता रहे हैं कि आज तो सीधे एयरपोर्ट पे हमला कर दिया है। तो अब क्या आम नागरिक मारने के लिए हमला किया है? और तीसरा, इसमें ये भी जोड़ के बताइएगा कि इस बार हमले कहां से किए गए हैं? हमले, पहले तो ये बताऊं, इस बार मुख्यतः ऐसा लगता है कि जो जहाजी बेड़ा है, इनके पनडुब्बी भी हैं, उससे किया हुआ है। और इनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, जहां से कि जहाज इनके उड़ के जा सकते हैं। हाँ, सर्वेलेंस जो है वो आसपास के दूसरे जगहों के बेस से है, वहां से इनको, यानी टारगेट डिजिग्नेशन एंड टारगेट एग्जैक्टली कहाँ है, उनको मदद करने में दूसरे जगह से हो रहे हैं। क्योंकि इनका अपना सर्वेलेंस जहाज, इनके जो बेड़ा है वहां से नहीं उड़ सकते, केवल फाइटर उड़ सकते हैं। और वह या तो जो आसपास के इलाके हैं, नहीं तो साइप्रस तक से भी आ रहे हैं। जहां तक सिविलियन की बात है, अभी तक खास उसका नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मारा, उससे तो सिविल जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ खास यदि एटीसी के लोग या हवाई अड्डा के जो देख रेख में होते हैं मरे हैं कि नहीं, वो कहना मुश्किल है। और अभी तक इस दूसरे अटैक में कुछ खास हूतियों के जो मिलिट्री टारगेट्स जिनकी हमने चर्चा की है, उसकी कोई खास बर्बादी नहीं हुई है। जी। ये कहना कि ठीक है यूएनएससी से प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन यूएनएससी से प्रस्ताव पास होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमला करने की इजाजत मिल गई है। और कांग्रेस से कोई प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराया? और कांग्रेस को बार बार, अभी इजराइल को 2 बार हथियार देने के मामले में भी बाइडेन ने बाईपास कर दिया, और अब यमन पे हमला करने के लिए भी बाईपास कर दिया। इसे कैसे देखते हैं आप? इससे अच्छा तरीका है समझने का कि यूएस कांग्रेस हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या अन्य देशों के हो या वहां के संविधान हो, यह साफ नजर आता है कि जब भी इन्हें जरूरत पड़ता है, ये हर कानून को तोड़ते हैं, हर कांग्रेस के को बाईपास करते हैं, या संविधान के या जो भी तौर तरीका उसको बाईपास कर देते हैं। और उसके बाद से पोस्ट सैंक्शन लेते हैं कि भैया हमने ऐसा ऐसा कर दिया, अब उसको तुम, चाहे वो यूएनएससी हो, यूएन जनरल असेंबली हो, या इनकी अपनी सरकार हो, बाहर में लेते हैं। वैसे 2017-18, आई थिंक, हाँ, 2020 के आसपास में कहीं पर अटैक हुआ था। उसमें ट्रंप के ऊपर बाइडेन ने आरोप लगाया था कि तुमने कांग्रेस को बाईपास किया है
और वही आरोप आज ट्रम्प बाइडेन पर लगा रहे हैं कि तुमने किया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कौन पक्ष में कौन विपक्ष में। मजाक है, जहां तक जनता का विरोध ही मजाक बन गया है। और काफी समय से अमेरिका में हम देख रहे हैं कि अमेरिकी जबरदस्त दबाव के बावजूद इन्होंने वियतनाम पर आक्रमण किया। भागना पड़ा, बात अलग है, अभी भी कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप कि इनको हर जगह से ऐसे ही भागना पड़ता है और अपनी जनता के दबाव के बाद भी ये दूसरे देशों पर हमला करते रहते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि ट्रंप का भी जिक्र किया और बाइडेन का भी जिक्र किया। इसके बाद ही क्लियर हो रहा है कि अमेरिका की पॉलिसी एक है, चाहे बाइडेन जैसा कोई आ जाए, चाहे ट्रंप जैसा कोई आ जाए। और इसराइल के मामले में तो ये वाकई में दुमछल्ला बन गए हैं। कांग्रेस को बाईपास करते हैं, खुद भी इजराइल पहुंच जाते हैं। इनका विदेश मंत्री चार चार बार इजराइल और आसपास के इलाके के दौरे करता है, लेकिन यूक्रेन के मामले में ऐसा नहीं करते हैं। यूक्रेन जाने में भी देरी लगाते हैं और वहां पर इनका विदेश मंत्री भी समय से नहीं जाता या बार बार चक्कर नहीं लगाता है। और अब तो ये कह रहे हैं कि हम उसकी कोई मदद नहीं करना चाहते। जी, यह अंतर तो नजर आता है। सबसे पहले मैं बताऊं कि यूक्रेन में कल ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सुनाक पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अंत समय तक साथ देंगे। और जहां तक बाइडेन की बात है, युद्ध के तकरीबन 1 साल बाद, यानी 4 दिन पहले 1 साल में घटा ले, तो तब पहुंचे थे। और वह भी तब पहुंचे थे जब इन्हें जाना पड़ा था यूरोप में, जहां यूरोपियन यूनियन में, जहां नेटो का एक सम्मेलन चलने वाला था और इनके लिए सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी। उसके बाद ये पहुंचे थे। हालांकि दोनों स्थिति में इस अंतर को इस तरह से समझें कि बाइडेन अमेरिकी पॉलिसी हमेशा रही है कि वह कहते हैं कि यूक्रेन का युद्ध है, वह नेटो का युद्ध है, उसमें ईस्टर्न यूरोप या यूरोपियन यूनियन वो देखभाल करेंगे, हम पीछे से मदद करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में जो आर्थिक स्थिति इनकी प्रॉब्लम हो गई है, जहां की इन्होंने देना बंद कर दिया है और सारा का सारा कहा है कि यूरोप देगा। हालांकि जर्मनी अब में इकोनॉमिक क्राइसिस इस हद तक आ गया है जिसका असर पूरे यूरोप में पड़ रहा है और वहां पे जनता भी बड़ी जबरदस्त विरोध कर रही है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका उससे अलग होना पड़ता है। जहां तक इजराइल की बात है, मैं ये भी बताऊं कि इजराइल या पूरे मिडिल ईस्ट में जहां कभी इंग्लैंड की सत्ता होती थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले में जो खत्म हो गया, उनके पुराने दिन याद आते हैं। इनको बड़ा ही मन करता है कि वहां कुछ भी हो तो हम हस्तक्षेप करें। इजराइल में यहूदियों की स्थापना इंग्लैंड ने ही किया, जिसमें अमेरिका ने साथ दिया। और जहां भी ये मौका मिलता है, इंग्लैंड मौका नहीं चूकता है। शायद अमेरिका ना ही अटैक करता, लेकिन इंग्लैंड के दबाव के कारण अमेरिका भी आ गया। हम ये ना कहें कि अमेरिका उसका पिछलग्गू है इजराइल का, या इजराइल उसका पिछलग्गू है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। इजराइल बिना अमेरिकी मदद के वहां टिक नहीं सकता है। और अमेरिका के विदेश नीति में मिडिल ईस्ट में इजराइल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके आधार को बनाने में, उसके मिलिट्री बेस को बनाने में और पूरे अरब देश के तेल के भंडार पे आधिपत्य जमाए रखने के लिए। जी, क्या धर्म के आधार पर भी हम इस चीज को देख सकते हैं क्या? क्योंकि 75 साल का इतिहास अगर आप गूगल करके सर्च करके देखेंगे यूएनएससी का, तो 38 बार फिलिस्तीन पर प्रस्ताव लाया गया यूएनएससी में। 36 बार, जी हां, 38 में से 36 बार अमेरिका ने उस पर वीटो कर दिया। तो धर्म के आधार पर भी देख सकते हैं क्या इस दुश्मनी को? धर्म के आधार पे नहीं, मैं कहना चाहूंगा धर्म उसका आवरण हो सकता है। आज भी हमारे देश में धर्म आवरण है जनता को लूटने के लिए। हाँ, ये आपने अच्छा उदाहरण दिया कि 38 में से 36 प्रस्ताव पे इसने वीटो लगाया, बाकी 2 में क्यों नहीं लगाया वो वह जाने, कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होगा। लेकिन इजराइल की अब जैसे देख ले, अभी की स्थिति में देख ले, ओमान को छोड़ के तथाकथित रूप से न्यूट्रल कोई भी नहीं है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई वगैरह वगैरह, मैं नाम बार बार ले चुका हूं उनका। यह धर्म के नाम पर भी एक नहीं है। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो, अरब कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अमेरिकी पूंजी वहां पे प्रवेश करके इनके सारे धार्मिक एकता को तोड़ चुके हैं काफी समय से, और वो उसके साथ नहीं है। तो धर्म के आधार पर नहीं है, यह अमेरिकी पूंजी की जरूरत है, जो ना अपने ही जनता को देखते हैं, अपने ही क्रिश्चियन भाइयों के साथ नहीं है। यहां पर तो छोड़ ही दे, यहूदी इनके कौन से सहोदर है? बिल्कुल नहीं। धर्म आधार नहीं है, धर्म एक मुखौटा है। जी, तो ये इजराइल जो वहां इन्होंने देश बसाया, जो इन्होंने प्लानिंग 100-125 साल पहले की, ये अपनी उस प्लानिंग को, अपनी उस सोच को वहां पे बरकरार रखने के लिए, उसे मजबूती देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
बिल्कुल, उसके मजबूती देने के लिए तो है ही है। और इनका वॉर इंडस्ट्रीज भी, एक तो इनका अहम है कि हमारा जहां अधिकार वहां रहेगा, जैसे इंग्लैंड की एंट्री या यूएस की एंट्री, या नीदरलैंड भी जबरदस्ती घुस रहा है, चूंकि वहां के किसी कंपनी में इसका छोटा मोटा इसका शेयर लगा हुआ है। लेकिन मुख्य मुद्दा है कि वॉर इंडस्ट्रीज, ऑयल कंपनीज, ये दोनों, यह दोनों है। प्लस विश्व भर में इनका कब्जा जमाने का, वर्ल्ड मार्केट में अपनी बढ़ोतरी करने का, रूस और चीन को बाहर रखने के लिए यह जरूरी है कि हर जगह इनका मिलिट्री बेस हो, और जो भी विरोध कर रहा है उसको किसी न किसी बहाने से उसको तोड़ के बर्बाद कर दे। जी। मैं आगे ले जाना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं मैं जायनीवादी हूं। अमेरिका का जो प्रवक्ता है रोजाना जॉन कैर्बी बैठ के वो गले में पटका इसराइल का डाल के बैठता है। अमेरिका का जो विदेश मंत्री है बार बार दौरे पे जा रहा। जितनी महत्ता मैं फिर कह रहा हूं दी जा रही है इसराइल को, उससे साफ नहीं लगता कि दुम बन के रह गया अमेरिका, जैसे इसराइल चाहता है वैसे हिल रहा है। यह महत्व देने का कारण यह भी है कि गाजा पट्टी को ये लोग कैप्चर करना चाहते हैं। उसे सटे हुए समुद्र में जो अरबों रुपए के नए तेल का भंडार पता चला है, उससे फिलिस्तीन को बाहर रखना चाहते हैं। और जहां तक यूक्रेन की बात है, मैंने कहा था, मैं दोहराऊंगा कि वह अमेरिका चाहता है कि उसके गले का फांस बन चुका है, यूक्रेन हार रहा है, उसकी जिम्मेदारी आर्थिक और सैन्य रूप से ईस्टर्न यूरोप या यूरोपियन यूनियन या नेटो ले, और अमेरिका बाहर से ही रहे। और यहाँ पे वह पूरे रूप से, चूंकि नेटो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पा सकता है, इसलिए अमेरिका कर रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरे की जरूरत है। और जहां तक इसकी बात है कि अमेरिका पिछलग्गू बन गया है, तो यह जरूर है कि जियोनिस्ट रिजीम के बहुत सारे जो उसके काम करने वाले अमेरिका के अंदर में आर्थिक रूप से बड़ी मजबूत हैं, और उनका पूरा का पूरा जो एक माहौल बनाया हुआ अमेरिकी सरकार में जो घुसे हुए हैं वह बहुत मजबूत है। इसलिए अमेरिका को कई चीजें मजबूरन भी करना चाहता है जो अमेरिका ना करना चाहता हो। जी। और आगे ले जाना चाहता हूं फिर और बारीकी से। वैसे सवाल कुछ रिपीट हो सकते हैं और कुछ जवाब भी रिपीट हो सकते हैं। अमेरिका ने जाके सीधे तौर पे कोई जंग यूक्रेन की तरफ से नहीं लड़ी, जबकि सामने इतना बड़ा देश था, रूस जैसा ताकतवर देश था। यहाँ पे यमन है, गाजा है, जो अपने आप में देश भी नहीं है, उनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, लेकिन यहाँ अमेरिका सीधे जंग में उतर चुका है। तो क्यों ना कहा जाए कि वाकई में इसराइल का दुमछल्ला ही है। आप लगे हुए दुम छल्ला सिद्ध करने में, लेकिन इसको समझे कि ये यमन या फिलिस्तीन जो भी लड़ रहे हैं, इनके पीछे ईरान भी है, और ईरान के साथ साथ रशिया भी है। एक तो यह बात हुआ। दूसरी चीज, इस क्षेत्र के महत्व के यदि हम समझे, जहां अमेरिकी प्रभुत्व और उनकी सैनिक जो कि 60,000 से अधिक हैं इस पूरे इलाके में, 55 या 56 जो भी हजार हैं, वो हमारी सुनने वाले देख ले गूगल करके, और हर जगह फैले हुए हैं। और ये कुछ लोग हैं जो रूसी या ईरान के मदद से पूरी की पूरी अमेरिकी दबाव को खत्म करना चाहते हैं, अमेरिकी सैन्य क्षमता को खत्म करना चाहते हैं, सीरिया और इराक से तो पूरी तरह निकालना चाहते हैं। और जो माहौल बना इस युद्ध के कारण, आप देखिए कि सारे के सारे जनता वहां की इस अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ जो खड़ा हो रहे हैं। यदि अमेरिका उनको ना तोड़ सका, उनकी रीढ़ की हड्डी को, तो बहुत सारे जगहों में, जैसे इजिप्ट में उदाहरण के लिए, भली वहां कभी के राष्ट्रपति 90% से जीते हो, जिस तरीके से जीते हो, सीसी या जो भी उनका नाम हो सकता वहां की जनता भड़क जाए और फिर से प्रो अमेरिकन सत्ता हटा के एंटी अमेरिकन सत्ता स्टैब्लिश कर ले, जैसे ईरान में हुआ। और यह नजर आ रहा है अमेरिका को, इसलिए अमेरिका की घबराहट हो रही है। ठीक है, यूक्रेन तो इसके उससे हट रहा है, लेकिन उसके बदले में मालदीव या दूसरे जगह, इसका आर्मेनिया, अजरबैजान इसके साथ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे यदि इसका आधार खिसका, तो इजराइल होने के बावजूद भी अमेरिका को भारी घाटा का सामना करना पड़ेगा। जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, भारी घाटे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन घाटे की बात तो दिख रही होगी ना ऋषि सुनक को भी। उसने जाके यूक्रेन में जैसे 2.4 मिलियन पाउंड की उसे मदद देने की बात की। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग जंग रुकने ही नहीं देना चाहते, जैसे बोरिस जॉनसन ने भी जाके एक बार कहा था यूक्रेन से कि भाई तू लड़ता रहे। ये जो मदद दे रहे हैं, यह मदद वहां के प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, ना अमेरिका के, ना नाटो दे रहे हैं।
यह लोग अपनी जनता से लिए हुए पैसे टैक्स से या घाटे ही में सही हो, वह ऑलरेडी इनके वॉर इंडस्ट्रीज के मालिकों को दे चुके होते हैं। उसके बाद से आता है प्लस यूक्रेन और आसपास के इलाके में जितना भी इनका कंट्रोल होता है युद्ध के बाद, इनकी फिर वही चीजें शुरू होंगी जो 2014 से पहले किया था। तो ये अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे हैं। हमारे भी देश के मैं ये कह रहा हूं मतलब ये शांति होने ही नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं लड़ते रहो, जबकि अमेरिका यूक्रेन को हथियार नहीं दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन कह रहा है कि भैया हम पैसा दे रहे हैं, तू लड़ता रहे। बिल्कुल लड़ते रहो। इसमें मैं ये कहूंगा कि आज की पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था यदि युद्ध खत्म हो जाए 2-4 साल के लिए और जनता सही में अपना हक मानना शुरू करे, रोजगार दो, रोटी दो, घर दो, तो यह व्यवस्था इनका चरमरा रहा है ऑलरेडी, वह बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, ये दफन में हो जाएंगे। इसलिए इनको यह नजर आ रहा है कि युद्ध को जारी रखो, धार्मिक दंगाएं जारी रखो, हत्या और असैसिनेशन जारी रखो, यह करते रहेंगे। अब कई खेमों में लड़ रहे हैं कि आपस में थोड़ा मोड़ा झगड़ा हो, यहां लगाए वहां लगाए, कुछ मूर्खता वाली काम हो सकती है। जैसे यमन पर आक्रमण पूरी तरह मूर्खता वाली काम है, इससे इनका आधार और कमजोर होगा। लेकिन यह युद्ध हमेशा लगातार शाश्वत जारी रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों का ध्यान हटाना है तो कहीं ना बम गिराना है, कोई दंगा बवाल कत्लेआम, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई मंदिर मस्जिद, कोई ऐसा विवाद लाके खड़ा करना है ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटा रहे। क्योंकि जनता का ध्यान अगर असल मुद्दों पर आ गया तो बैंड बज जाएगी। वो कहते हैं ना वांटेड फिल्म में, पैंट गीली हो जाएगी, वो वाली स्थिति हो जाएगी। और मुझे लगता है गीली के साथ पीली भी हो जाएगी। खैर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।